हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप सभी को इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो है इंडस्ट्रियल चैप्टर से कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही, औद्योगिक नीति रही, या जो हमारी स्ट्रैटेजी रही इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने की, यानी कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकास करने की जो पूरी रणनीति रही 1950 से लेकर 1990 तक की, उस रणनीति के बारे में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। क्या इफेक्ट रहे, क्या बुरे प्रभाव इस पर पड़ा, क्या फीचर्स थे, क्या क्या हमने चेंज किया इन सालों, इन 40 सालों में, उन सभी को मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहते हैं इंडिया जब से आज़ाद हुआ 1990 तक इंडिया ने क्या अचीव कर पाया, फिर उसके बाद 1991 में एक नई पॉलिसी आई, उसमें क्या अचीव हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बताऊँगा। अभी मैं आपको इन 40 सालों में इंडिया ने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या बुरा इफेक्ट रहा, क्या अच्छा इफेक्ट रहा, वो सभी बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो अगर आप ये सभी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं यहां पर 1950 से 1990 तक के जो अवधि थी, जो पीरियड था, उसमें औद्योगिक विकास की स्ट्रैटेजी यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी इंडिया की, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। हिंदी में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा आप सभी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्यमों को एक केंद्र भूमिका निभाने के लिए दी गई। बिल्कुल सही बात, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया होगा कि हमने जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, वहां पर हमने पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा दिखाया और पब्लिक सेक्टर को एक मेन रोल हमने दे दिया, है ना। ये मैंने आपको बताया होगा। सेकंड है कि जो औद्योगिकरण है यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक तरीके से सहायता की भूमिका दी गई। एक तरीके से उसको कहा गया कि आप केवल डोमिनेंस नहीं करोगे, आप केवल सपोर्टिंग रोल जो है वो यहाँ पर निभाओगे, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहे। ऐसा इसलिए किया गया था और उसके कुछ रीजंस भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप सभी को बताए हुए हैं। तो देखिए, प्रक्रिया में निजी उद्यमों को केवल द्वितीयक भूमिका निभाने के लिए क्या गया, जो मैंने सपोर्टिंग रोल कहा, ठीक है। वहीं परमिट लाइसेंसिंग राज्य के अंतर्गत वह प्रणाली में जिसके परमिट लाइसेंसिंग मैंने बताया ना, लाइसेंसिंग के लिए कहा गया ताकि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो लिमिटेड रहे, उन्हें थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, प्रमोशन हो सके, इस वजह से किया गया था, ठीक है। ये सभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया भी हुआ है आप सभी को। जिससे निजी उद्यमों में स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और अधिकतर मामलों में वस्तुओं का उत्पादन क्षमता एक निश्चित सीमा तक अंतर्गत तय कर दी गई थी, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में ना कर पाए, जिससे इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इक्वालिटी है, मतलब समानता है, मतलब कोई ज़्यादा उत्पादित ना कर ले, कोई कम उत्पादन कर ले, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा नुकसान, ये सब चीज़ें वहाँ पर ना हो पाएँ, इसके लिए ऐसा किया गया था बेसिकली, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे आप सभी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन हमने नीति अपनाई। अभी आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है आपके पास कि अगर कोई कंट्री, किसी इकोनॉमी से, कोई कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट कर रही है अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो वो सामान इंपोर्ट ना करके बाहर से, मतलब बाहर से वो चीज़ ना खरीद के अपने ही देश में उस चीज़ को क्या करना स्टार्ट कर दे, बनाना स्टार्ट कर दे, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हमारे देश का पैसा है वो पहली बात बाहर नहीं जाएगा, वो हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश के काम आएगा। और क्या होगा कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे देश का जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसको एक सहायता मिलेगी, वो डेवलप हो पाएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर हम बाहर की कंट्रीज़ भी अपने देश में आने देंगे, बाहर की कंट्रीज़ का सामान, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कंट्री के जो कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट का कंपटीशन बाहर की कंपनीज से होगा, जिससे हमारे देश की कंपनीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं बिक पाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया हमने 1950 से 1990 तक की जो हमारी इंडस्ट्रियल की स्ट्रैटेजी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उद्योगीकरण की जो पूरी नीति थी, जिससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलप हो सके, विकसित हो सके औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो ये हमारी एक पूरी नीति थी उस वक्त के लिए, जो कि मैंने आपको समझाया इन 3 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास
जहां तक हो सके विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिलवाया गया। मैंने आपको बताया भी कि जितने भी हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग हैं, उनको फॉरेन इंडस्ट्री से, विदेशी उद्योगों से प्रोटेक्शन दी गई, संरक्षण दिया गया, ताकि हमारे देश के सामान बिकें, ना कि विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर सामान को बेचना स्टार्ट कर दें। और आयात पर भारी अधिक शुल्क लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया में आना वो चीज़ें महंगी हो गई, तो मतलब उनका आना कम हो जाएगा इंडिया में, ठीक है। और आयात का कोटा निर्धारित कर दिया गया कि हम लोग इससे ज़्यादा कभी इंपोर्ट करेंगे नहीं, आयात नहीं करेंगे इतनी मात्रा से ज़्यादा। तो ये कोटा निर्धारित करना भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सौदा था, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में आधारित संरचना आधार निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों को विकास किया गया। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना आपको इकोनॉमी में डेवलप करना है तो उसके लिए आपको बड़े स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिग स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो हमने बड़े पैमाने के उद्योगों को विकास करना स्टार्ट किया, उनकी मात्राओं को बढ़ाना स्टार्ट किया। और रोजगार और साम्य के उद्देश्य के लिए, मतलब रोजगार और इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए, मतलब हमारे देश में इक्वालिटी भी आए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, उसके लिए हमने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि छोटे पैमाने उद्योगों को एक तरीके से संरक्षण दिया, छोटे पैमाने के उद्योगों को डेवलप करने में हेल्प करी और उनको बाहर की विदेशी प्रोडक्ट्स की कंपनीज से जो है कंपटीशन जो होना है उसको बचाया उन्हें, ठीक है, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें हमारी इकॉनमी के अंदर। अब इसके कुछ गुड इफेक्ट हैं, कुछ बैड इफेक्ट हैं, कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ बुरे प्रभाव हैं। अच्छे प्रभाव क्या हैं? अच्छे प्रभाव हैं कि जब हम बात करते हैं ऐसा किया गया तो इसमें हमारी आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसको एक बिग पुश मिला, बड़ा धक्का मिला, वो आगे अच्छे तरीके से डेवलप हो पाई। और 1950 से 1990 की नीति में ये किया गया, ठीक है। इस दौरान लगभग 6% प्रति वर्ष जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही थी। लगभग 6% से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ग्रो कर रहा था, औद्योगिक क्षेत्र जो है 6% से हमारा देश में हर बार ग्रो करते जा रहा था, जो कि अच्छी ग्रोथ रेट होती है। नेक्स्ट सेकंड अच्छा प्रभाव देखते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र में स्पष्ट विविधीकरण आया, मतलब इंडस्ट्री जैसे पहले स्टील वगैरह की इंडस्ट्री थी, चीनी, सीमेंट, इन सब की इंडस्ट्रीज थी, शुगर वगैरह इन सब के उद्योग थे, इनको एक तरीके से विविधीकरण आया, मतलब और नए नए तरीके के उद्योग भी हमारे देश में खुले, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक वेरिएशन आपको देखने को मिला, विविधीकरण देखने को मिला, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की भी आज हम प्रोडक्शन करते हैं और लगभग ज़्यादातर सभी चीज़ों का प्रोडक्शन अब इंडिया में होता है। तो इसमें वेरिएशन देखने को मिला, जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, एक हमारी घरेलू इकोनॉमी को एक अभ्युदय यानी कि इमरजेंस इकोनॉमी बनाता है, जो कि उभर रही है अभी, ऐसे समझ लीजिए आप सभी, ठीक है। जिसमें सूर्य उद्योग आप कहते हैं, ठीक है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो कर रही है इंडिया में अब, है ना। तो ये एक अच्छा इफेक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास थर्ड पॉइंट का, जो कि अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया गया, जैसे राउरकेला और भिलाई के स्टील कारखाने, ठीक है, ये जगह का नाम है इंडिया में, वहाँ पर स्टील की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा किया गया, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आधारित संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस हैं, उनको हमने चेंज किया। इंडस्ट्रियल जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाया इंडिया का, आधारित संरचना अच्छे तरीके से विकसित हो पाया इंडिया के अंदर, ठीक है। और सामाजिक न्याय के साथ विकास का उद्देश्य रखा गया, मतलब हम लोगों ने सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ को भी अपनाया, जिससे हमारे देश में जो गरीब तबका है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि वो भी जो है पिछड़ ना जाए, ठीक है। जिसके लिए हमने रोजगार देने के लिए और साम्य के लिए, इक्विटी के लिए हमने स्थापित किए अपने देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने के उद्योग, ठीक है। तो संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि विकास की जो रणनीति थी वो समाज के लिए समाजवादी ढांचे को अग्रसर करती है, मतलब जो सोशल इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो पाई। और जो 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए थे, जो उनके गोल्स थे, जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य थे, विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, साम्य, इक्विटी और आत्मनिर्भरता यानी कि कहते हैं सेल्फ रिलायंस, ये जो है कहीं ना कहीं इन गोल्स को हम पूरा कर पाए इन 40 सालों के अंदर, ठीक है। आप बुरे प्रभाव देखें क्या हुए। सबसे पहला, उद्योगों की इस रणनीति में कई बुरे प्रभाव भी हैं। पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार बन गया। देखिए क्या होता है, जब आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो लोग अपनी मनमानी चलाने लग गए, उनका एक मोनोपोली क्रिएट हो गया, एक एकाधिकार क्रिएट हो गया। एकाधिकार का मतलब दोस्तों होता है कि लोग जो है वही हैं, मतलब एक अकेली कंपनी है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने वाली, तो वही उस चीज़ को बनाएगी, वही बेचेगी, तो वो क्या करेगी, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेगी। तो जिससे क्या होगा, एक बैड इम्पैक्ट इकॉनमी में लोगों को देखने को मिलेगा। लोगों को वो चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा महंगी भी
देखने को मिल जाएं, जिससे सामाजिक महाभार यानी कि डेड सोशल वेट क्रिएट हुआ कि ये जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, वो एक तरीके से हमारे लिए वेट बन गए, डेड वेट, सोशल वेट बन गए, समाज को एक तरीके से गिराने वाले इंडस्ट्रीज जो हैं बनते चली गई। तो ये एक बुरी बात थी वहाँ पर, जहाँ पर अकुशलता, इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई। मतलब आप सभी देखते ही हैं हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, जहाँ पर हम पब्लिक ऑफिसेज में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो एक काम के लिए हमें 10-10 दिन लग जाते हैं, छोटे मोटे काम के लिए। समझ ही रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भ्रष्टाचार, समझ रहे हो, करप्शन होता रहता है, भाई ये बनवाना है तो ये दो, इतने पैसे दो, ये दो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और लीकेजेस, चोरी वगैरह, ये सब भ्रष्टाचार चलता रहता है, जो कि इकॉनमी के लिए काफ़ी बुरी बात होती है, ठीक है। जब अब आप ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, यानी कि सरकार के हाथों में सारी चीज़ें सौंप देते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने से घरेलू उद्योगों का विकास प्रोत्साहन कम हुआ। देखिए ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, तो आप कैसे काम को करेंगे? आप जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। बट अगर मैं कहूं कि आपका कंपटीशन आपके दो और जैसे लोगों से है और वो लगातार अच्छे तरीके से वृद्धि कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आप भी क्या करेंगे? आप भी सोचेंगे कि मैं अपने आप को डेवलप करूं, मैं इससे बेहतर आगे निकलूं। लेकिन जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स के पूरे तरीके से कंपटीशन ही खत्म कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों? वो कंपटीशन खत्म करने से लोग जो हैं, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है, वो एक तरीके से बेकार हो जाएगी। वो केवल ध्यान देगी अपने ऊपर, ना कि उसे अगर बाहर से कंपटीशन ही नहीं मिलेगा, वो देखेगी नहीं कि बाहर कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं होगी, क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ये एक बुरी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, यही आपको यहाँ पर बोला गया है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। जब हमने बात की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, आयात प्रतिस्थापन की, अभी समझाया था मैंने आयात प्रतिस्थापन, तो वहां पर जो विनिमय है, विदेशी विनिमय, उसकी बचतें कम हुई, मतलब उसकी हमने बचाना स्टार्ट कर दिया। और लेकिन बाहर से आना तो कम हुआ गया। मतलब एक तरीके से जब आप बाहर से चीज़ों को नहीं खरीद रहे हैं, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बचा रहेगा, विदेशी करेंसी बची रहेगी, बट नई करेंसी तो नहीं आएगी ना। अगर आपसे किसी से नहीं खरीदोगे तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा? कोई आपसे क्यों ट्रेड करना चाहेगा? तो कोई कंट्री नहीं करेगी, तो फॉरेन ट्रेड एक तरीके से खत्म सा होगा उस देश के अंदर। तो ऐसा देखने को मिला, क्योंकि ना कि विदेशी विनिमय को निर्यात प्रोत्साहन पर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि जो विदेशी विनिमय है, जो फॉरेन करेंसी है दोस्तों, ये जो अभी आवाज़ आ रही थी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन अब आपको क्लियर वॉइस आ रही होगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह हम लोगों को एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए था। मतलब हमें आयात प्रतिस्थापन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, निर्यात के प्रोत्साहन पर। निर्यात को बढ़ाओ, आयात को कम मत करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, जिससे आपके पास ज़्यादा इकोनॉमी में करेंसी आए, ठीक है ना। देखिए एक और बात देखते हैं, हमारे विदेशी भंडार कम होने लगे थे इसके वजह से, इस रीज़न की वजह से, ठीक है। क्योंकि जितना था उतना ही रहा और बाहर से कुछ आ नहीं रहा था, ना जा रहा था, तो मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा था। तो इसकी वजह से हम अकुशल नीति थी, जिसके वजह से आपके पास 1990 में एकदम अंत पर आ चुके थे। मतलब 1990-91 में हमारे पास केवल 2 हफ्ते तक का रिजर्व था कि हम इतने पैसे थे कि विदेशी मुद्रा जो डॉलर वगैरह है, वो केवल इतना था कि हम 2 हफ्ते का सामान ही अपने देश के लिए मंगा सकते थे, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति थी। इसलिए 1991 में पॉलिसी को चेंज करना पड़ा, है ना। पूरी नीति को हमें बदलना पड़ा। और वो नीति क्या बदली, कैसे बदली, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस बनाकर दूंगा ना, वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप समझ लीजिए कि चेंज किया गया था और ये रीज़न था उसका, तो वहाँ पर भी वो रीज़न मिलेगा। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आपको क्या रीज़न है आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये देखने को मिला वहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है मतलब पॉलिसी अच्छी भी थी, बुरी भी थी। मुझे बुरे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, अच्छे तो कम ही देखने को मिले, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसके वजह से 40 सालों में इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो 1991 में मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस को चेंज किया गया। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नई आर्थिक सुधार लेकर आए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति बनाई गई, जिसमें हमने LPG प्रोसेस को अपनाया, यानी कि वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नीति अपनाई। ये क्या होती है, इन सभी को नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा मैं आप सभी को, टेंशन मत लीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो अब हम बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसके बाद में फॉरेन ट्रेड का, विदेशी व्यापार का, तो उसको आप जरूर देखिएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।